के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजित कुमार। आज मैं संविधान के मौलिक अधिकारों के विषय में बात करूंगा। यह पाठ्यक्रम सभी विद्यार्थियों के लिए है और सभी नागरिकों के लिए भी, क्योंकि हमें अपने अधिकारों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो इससे पहले हम संविधान के बारे में जानेंगे कि हमारा संविधान है क्या। तो सबसे पहले हम संविधान सभा की बात करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा, जिसका निर्माण स्वतंत्रता से पहले ही 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से किया गया था। चाहे संविधान सभा का निर्माण स्वतंत्रता से भी पहले हो चुका था, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात ही संविधान निर्माण का कार्य वास्तविक रूप से शुरू हुआ था। वास्तव में संविधान निर्माण के कार्य में 389 सदस्यों ने भाग लेना था, परंतु देश के विभाजन के कारण संविधान सभा के सदस्यों की गिनती घटकर 299 रह गई। यह सदस्य विभिन्न वर्गों एवं धर्मों से संबंधित थे और देश के सभी क्षेत्रों से आए थे। इसके कुछ प्रमुख सदस्य इस प्रकार हैं: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार हुक्म सिंह, फ्रैंक एंथोनी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और मौलाना आज़ाद। इस प्रकार यह सभा भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रतिबंधित करती थी। संविधान सभा का सभापति श्री राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। इसके पश्चात यदि हम बात करें कि हमारा संविधान जो निर्माण हुआ, किस प्रकार निर्माण हुआ। चाहे संविधान सभा का गठन स्वतंत्रता से पहले हो चुका था, परंतु इसका वास्तव कार्य स्वतंत्रता के पश्चात ही शुरू हुआ। 19 अगस्त 1947 ईस्वी को इस संविधान सभा ने एक संविधान का दस्तावेज तैयार करने संबंधी कमेटी या प्रारूप कमेटी का निर्माण किया। इस कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया, जो समय के एक माने हुए विद्वान और कानूनदाता थे। कोई 6 महीने की अवधि में इस कमेटी ने भारत के संविधान का ढांचा तैयार किया। 19 फरवरी 1948 ईस्वी। इसके बाद संविधान सभा नवंबर 1948 को मिली, ताकि ड्राफ्ट कमेटी की धाराओं को एक एक करके विश्लेषण किया जा सके। इस प्रकार ड्राफ्ट संविधान का दूसरा वाचन, जिसे हम सेकंड रीडिंग कहते हैं, 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को पूरा हुआ। तब इसका तीसरा वाचन शुरू हुआ, जो 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, जब संविधान को अंतिम रूप दे दिया गया। सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षरों के पश्चात इसे पास घोषित किया गया। चाहे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बिल्कुल तैयार हो चुका था, परंतु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इसे लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया, क्योंकि इसी दिन 20 वर्ष पहले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जिसका फैसला 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का पद संभाला और संविधान सभा देश के अस्थायी विधानमंडल में परिणत हो गई, जब तक नए चुनाव द्वारा देश की संसद का निर्माण नहीं हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा गया है, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए विभिन्न अधिकारों को प्राय मूल या मौलिक अधिकार कहा जाता है, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। इन द्वारा वे सभी स्वतंत्रताएं नागरिकों को उपलब्ध हो जाती है, जिनके उनका जीवन अधिक सुखी और संपन्न बनता है। इन द्वारा हर नागरिक को अपने बढ़ने के समान अवसर मिलते हैं। इन द्वारा मनुष्य क्या राज्य और क्या अन्य लोगों के शोषण से बचता है। सभी नागरिकों को इनका पूर्ण उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को
आश्वासित किए गए हैं। यदि किसी भी नागरिक को इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो वह न्यायालय के द्वारा खटखटा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को नागरिकों के समान अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक लिए गए हैं। संविधान के भाग 3 को भारत अधिकार पत्र कहा जाता है। यदि हम यहाँ पे नोटिस करने वाली बात कहें तो यहाँ पे जो पॉइंट करने वाली बात है, संविधान के भाग 3 को भारत अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल्य अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात सबसे ये थी। दूसरी बात, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नोट यहाँ पे करने वाली बात है, 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों को प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। हमारे यहाँ पर टोटल मौलिक अधिकार जो है, कुल मौलिक अधिकार 6 हैं। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम इन सभी अधिकारों को एक एक वर्णन करके सही से जानेंगे और सभी अनुच्छेद जो भी इनके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं, हम सभी के बारे में बात करेंगे। पहला आता है हमारा मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक दिए हुए हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू भी करेगा। अनुच्छेद 15 में अगर बात करें तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी नागरिक के विरुद्ध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय कम अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इसका मतलब कि किसी भी सरकारी पद पर कोई भी व्यक्ति अपना पद ग्रहण कर सकता है। अपवाद जो है अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 में अगर बात करें कोई भी यदि नागरिक अस्पृश्यता के उन्मूलन का विरोध करता है तो यह दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के विषय में बताया गया है। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। नोट करने वाली बात यहाँ पे है, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। तो हमारे देश में, भारत देश में जो भी व्यक्ति इन पुरस्कार को प्राप्त करता है तो इन सभी के बारे में अनुच्छेद 18 में बताया गया है। दूसरा अधिकार हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 हैं,
जैसे कि मैंने पहले बताया था। अनुच्छेद 19 अ संपत्ति का अधिकार जो था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था और इसे 300 ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया गया था। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है। अनुच्छेद 19 ए बोलने की स्वतंत्रता, इसका अर्थ है कि किसी भी नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 19 बी शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है, यानी किसी भी नागरिक को अपनी सभा का गठन करना और उसके प्रति अगर मोर्चे निकालने हैं तो इन सभी की स्वतंत्रता उस नागरिक को है। अनुच्छेद सी संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी राजकीय पार्टी बनाने की स्वतंत्रता भी है। 19 डी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, यानी जैसे किसी भी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाने का अधिकार है, चाहे वो व्यापार के उद्देश्य से जा रहा हो या फिर शिक्षा प्राप्त करने के। अनुच्छेद 19 ई देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता भी है। पहले यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे अपवाद के रूप में जम्मू कश्मीर को लिया गया था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी अपनी मतलब निजी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, लेकिन अभी धारा 300 ए हटने के बाद यहाँ पे अब ये अपवाद खत्म हो गया है। अनुच्छेद जी कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। नोट करने वाली बात यहाँ है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 ए में ही है। अनुच्छेद बी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वां यानी 86th संशोधन 2002 के अंतर्गत इस अनुच्छेद में ये बात कही गई थी। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाता है। तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिरोध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य ज़बरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, यानी किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती हम कोई भी कार्य नहीं करवा सकते, अर्थात किसी भी व्यक्ति की खरीद या बिक्री भी नहीं की जा सकती, जिसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या खाना या किसी भी खान के अंतर्गत किसी भी प्रकार से जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार और करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत ये कहा गया है, इसका मतलब कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि समस्त संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व, प्रशासन का अधिकार भी है।
अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई। अनुच्छेद 28 में जो दिया गया है इसकी बात करते हैं। राज्य विधि कि पूर्णतः घोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति धर्मोपदेश यानी किसी भी धर्म का हो, वो कोई भी धर्म से रिलेटेड बात को बोल सकता है और सुन सकता है। संस्कृति एवं संबंधी अधिकार, इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है इसके अंतर्गत, अर्थात जिसका अर्थ है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यानी अल्पसंख्यक किसी भी वर्ग के हो, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, इन्हें किसी भी संविधान के अंतर्गत कोई भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। यहाँ पे जो मुख्य बिंदु एक है, वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन की करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान या संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। इसके बाद हम लास्ट जो हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में बात करेंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यहाँ पे सबसे मुख्य बिंदु है ये कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी ऊपर दिए गए जितने भी 5 अधिकार थे, यदि किसी भी नागरिक इन अधिकारों से वंचित होते हैं तो वो इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए वो सर्वोच्च न्यायालय तक भी जा सकते हैं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के 5 तरह के रेट निकाले गए हैं। पहला जो है हमारा, यहाँ पे हम वर्णन के सहित बात करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझा जाता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के लिए अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार भी कर सकती है। परमादेश की अगर बात करें, परमादेश का लेख उस समय जारी किया गया है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन कराने का आदेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हैं। आदेश दिया जाता है कि इन मामलों में अपने यहाँ कार्यवाही ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर होता है। उत्प्रेषण की अगर यहाँ बात करें, इसके द्वारा इसका अर्थ होता है इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। यानी किसी भी उच्च न्यायालय में कोई मुकदमा यदि निलंबित हो जाता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में उसे भेज सकता है। अधिकार पृष्ठलेख, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकार के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में वे कार्य करने का उससे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय अधिकार परीक्षक के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। जब तक वह इस बात का
संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि अभी हमने अपने मौलिक अधिकारों के बारे में अच्छे से जाना समझा, तो इसके बाद जो हमारा लास्ट कर्तव्य है, हमें सरकार के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है, इसके बारे में भी हमको जानना चाहिए। सरकार हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए अनेक कार्य करती है, इसलिए हमारा सरकार के प्रति भी उत्तरदायी बनता है। हमें सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना चाहिए। ऐसा करके हमें शांति एवं व्यवस्था के निर्माण में अपना बड़ा योगदान दे सकते हैं। हम सरकार द्वारा लाए गए या लगाए गए करों को भी सहर्ष अदा करना चाहिए। इसी धन से ही सरकार देश में शासन को चला सकती है। हमें देश के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। यदि हम उत्तरदायित्व की बात करें, यदि हम अपने उत्तरदायित्व की बात करें या कर्तव्यों की बात करें कि संविधान के मूल कर्तव्यों में हमारा क्या योगदान है, तो जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सूची को भी जोड़ दिया गया है। ऐसा करने के पीछे कुछ विशेष कारण हैं। सर्वप्रथम ऐसा इसलिए किया गया ताकि नागरिकों को पता चले कि उन्हें मौलिक अधिकार का आनंद लेते समय यह भी सोच लेना चाहिए कि उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। कर्तव्यों के बिना अधिकार नहीं पाए जा सकते। वास्तव में प्रत्येक मौलिक अधिकार के साथ एक मौलिक कर्तव्य है और आपके कर्तव्य मेरे अधिकार हैं। दूसरा, संविधान में पहले अधिकारों का ही वर्णन था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि वह एक और झुका हुआ है, परंतु अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी महत्व देने से अब वह संतुलन ठीक हो गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्थान देकर अब नागरिकों में देशभक्ति के विचार भरना आसान हो गया है। अब वे इस बात के अधिक सतर्क हो गए हैं कि देश की अखंडता एवं एकता को बनाए रखना कितना आवश्यक है और अब वे कैसे आपसी मेल मिलाप को बढ़ाकर देश को मजबूत बना सकते हैं। अंत में कुछ नोट्स के माध्यम से यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। आप यहाँ पे इसके बारे में ध्यानपूर्वक पढ़कर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यहाँ हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यहाँ धार्मिक, संवैधानिक उपचारों और साथ ही मौलिक अधिकार में संशोधन जो किए गए हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। आरके कोचिंग सेंटर को अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अतः आरके कोचिंग सेंटर का सदैव सपोर्ट करते रहिए।